एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग अपनी जो 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर 8 है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, इसका फुल चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं। मतलब कि एक ही वीडियो में हम जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि ये हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर संदीप गर्ग। ठीक है, ये जो सारे हमारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं ये हम संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपके संदीप गर्ग में और आपकी एनसीईआरटी में जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। बस होता क्या है कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर इज इक्वल टू संदीप गर्ग के 2-3 चैप्टर्स, राइट। यहाँ पर जो है चैप्टर के डिवीजन हो जाते हैं और एनसीईआरटी में सभी को एक ही पर्टिकुलर चैप्टर में कवर किया जाता है ना। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे जो पूरे डिटेल्ड कंसेप्ट्स हैं, डिटेल्ड डिस्कशंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप सो कि वो चीजें आप लोगों को क्लियर भी होंगी। आप अगर डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए वन शॉट रिवीजन्स जो होते हैं ये उतने जो है इफेक्टिव नहीं रहने वाले। उसका रीजन ये है कि वैसे तो मैं हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, वापस डिटेल में जाके एक्सप्लेन करती हूँ आपके वन शॉट रिवीजन्स में भी, बट ये पॉसिबिलिटीज होती है कि जितना मैंने वो डिटेल्ड जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन किए हैं उतना जितना उसमें मैं डिटेल में गई हूँ उतना डिटेल में मैं इनमें ना जाऊं। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज होती है। और फिर ऐसे केसेस में ये होता है कि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग स्किप कर जाओ। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, और ये मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी, एंड इवन रिकमेंड ही नहीं, इफ आप लोग इतनी ही मेरी बात मानते हो तो आप लोगों को मैं बिल्कुल बोलूंगी कि आप लोगों को ये पैटर्न स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि आपको पहले आपका जो पूरे एक एक टॉपिक वाइज डिस्कशन मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, वो आप कंप्लीट करो। उसके बाद में आप आपका जो वन शॉट रिवीजन है वो देखोगे। ठीक है, तो आई होप सो कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। नाउ हम लोगों ने इसका जो 7th चैप्टर था संदीप गर्ग का वो पढ़ लिया था। वो क्या था? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला कंसेप्ट। ठीक है, या फिर हम उस चैप्टर का नाम बोले तो वो था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट वाला। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने वो चैप्टर भी कंप्लीट किया होगा। और उसके लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप इस वाले चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ोगे, इस वाले चैप्टर में जो चीजें पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं किससे लिंक्ड है? आपके एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट वाले चैप्टर से। ठीक है, यहां पर आप इक्विलिब्रियम लेवल वगैरह पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि एडीएएस बोला जा रहा है। एडीएएस क्या है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, जो कि हम अपने 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट आएगा जो कि हम अपने 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मतलब कि सिंपल सी चीज है कि अगर आपने 7th चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं ये आपको बिल्कुल बोलूंगी कि आप इस वाले वीडियो को मत देखो। पहले जाके अपना 7th चैप्टर का वीडियो कंप्लीट करो, 7th चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट करो और फिर उसके बाद में आप इस वाले चैप्टर पर आओ। ठीक है, बिकॉज यहां पर वही सारी चीजें हैं, वही सारे कंसेप्ट आने वाले हैं जो कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जितना मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया उतना फिर से मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊं और जो एड ऑन है वो चीजें भी पढ़ाऊं, राइट। इतनी चीजें भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। इसलिए आपका जो इसके प्रीवियस वाला चैप्टर है वो पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आई थिंक कि ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है हमारा चैप्टर? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका जल्दी से जो है हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं और फिर अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। एक ही बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट काइंड ऑफ है, बहुत ही इजी चैप्टर है जो कि हम लोग बहुत ही जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास में है ओवरव्यू में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं हम लोग वो देखेंगे। क्या क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल एट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। ये जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल्स है ना, ये भी हम लोगों ने अपने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट में पढ़ा था। फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अपने 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ 7th चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। ऐसे देखा जाए तो बहुत ही शॉर्ट सा और छोटा सा ये हमारा चैप्टर होने वाला
वाला है, बहुत ही ईजी रहने वाला है, तो आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो अब आते हैं हम अपने जो फर्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम लेवल होता क्या है स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम लेवल होता है जब कोई दो वेरिएबल्स या दो एग्रीगेट्स एक दूसरे के इक्वल आ जाए। इक्विलिब्रियम लेवल एक ऐसी स्टेट होती है, स्टेट ऑफ नो चेंज होती है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा पूरा हमारा सिनेरियो होता है जिसमें कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उसे चेंज करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका इक्विलिब्रियम लेवल, राइट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल कैसे डिटरमाइन किया जाता है। नाउ फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिसने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, सीबीएसई वालों ने तो 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड जो दूसरे बोर्ड होते हैं उनके जो भी हम बोलेंगे कि स्टूडेंट्स हैं, उनके जो भी हम बोलेंगे कि पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें कभी कभी यह है कि 12th में आपके माइक्रो है। तो अगर 12th में माइक्रो पढ़ी है, 11th में माइक्रो पढ़ी है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम लेवल। वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल कब अटेन किया जाता था? जब डिमांड किसके इक्वल हो जाए? सप्लाई के इक्वल हो जाए। अब ये जो डिमांड और सप्लाई था स्टूडेंट्स, ये एक इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई थे, इसलिए हम इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एग्रीगेट को पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ना। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो क्या हम ये इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई को अपने जो है अपने पूरे इस कंप्यूटेशन या हम बोले एस्टिमेशन में लेने वाले हैं क्या? नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, राइट। तो हम ऑब्वियसली चीजें एग्रीगेट वाले वेरिएबल्स को ही अपना जो एस्टिमेशन है उसमें इंक्लूड करेंगे, राइट। सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर क्या लेंगे? हम यहाँ पर लेंगे एडी एंड एएस, राइट। जो आपका डिमांड सप्लाई आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, वही चीज को हमने क्या बना दिया? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी जो कि आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का जो कंसेप्ट है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो है ये हम लोगों ने अपने 7th चैप्टर में पढ़ लिया। एग्रीगेट डिमांड क्या है? पूरे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट हमारे सेक्टर्स हैं, लाइक हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, ये जो सारे ही सेक्टर्स हैं, इन सब की जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस टू बाय समथिंग, ठीक है, ये होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सभी की जो डिमांड है, सब लोग जो डिमांड कर रहे हैं जिन गुड्स को, या सब लोगों की जो डिमांड है वो सब मिलाकर आती है क्या? एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? जो सारे ही प्रोड्यूसर्स सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, वो जितना भी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, उन सबका जो है सम अप हमें बताता है क्या? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो एक बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको रिवाइज करवा दिया एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने जरा इस चीज पर कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल को। सो अकॉर्डिंग टू कीनेसियंस थ्योरी, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है ये दिया था जेएम कीन्स ने। ठीक है, प्रोफेसर जेएम कीन्स ने हमारा ये जो इक्विलिब्रियम लेवल का डिटर्मिनेशन ये बताया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कीनेसियंस थ्योरी क्या होता है? एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कीनेसियंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब एग्रीगेट डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो किसके इक्वल हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई के। तो वो होती है हमारी इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से अब हम अपना जो है सारा एक्सपेंडिचर या प्रोडक्शन जो है वो चेंज करना नहीं चाहते। मतलब कि सिंपल सी चीज है कि जो इकोनॉमी में है अगर वो इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाती है तो फिर उसके बाद में वो अपना जो पैटर्न है वो चेंज करना नहीं चाहेगी। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब अचीव किया जाता है? जब एडी जो है वो किसके इक्वल हो जाए? एएस के इक्वल हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, फिर से जो है अपने 7th चैप्टर के कंसेप्ट हम वापस लेकर आते हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये देखा है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसे हम 2 सेक्टर अप्रोच में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में देखते हैं। वैसे तो एडी के, दैट इज एग्रीगेट डिमांड के
4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, देन कम्स गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है ना, ये चीज होती है। तो अब इसमें से हमें जो है सिर्फ 2 सेक्टर्स लेने हैं अपनी कैलकुलेशन में, अपनी एस्टिमेशन में। वो 2 सेक्टर्स कौन से हैं? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स, फर्म्स की जगह पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां पर हाउस होल्ड या हम बोले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये फर्म्स मत लिखना, यहां पर हमेशा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखना। ठीक है, दैट इज ये आया हमारा आय, फिर गवर्नमेंट और फिर नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो जब हम कोई भी चीज की एस्टिमेशन करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पर वर्क करते हैं। ठीक है, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो एडी है, जो एग्रीगेट डिमांड है, वो सिर्फ 2 कंपोनेंट से बना है। एक है आपके जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक है जो आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ये जो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इसे हम विद बाय सी भी डिनोट करते हैं ना। सी क्या है? सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों को हम अपनी एस्टिमेशन में नहीं लेते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एडी है वो क्या होगा? एडी है अब हमारा सी प्लस आई, राइट। जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या बन जाता है? एग्रीगेट डिमांड बन जाता है आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इतनी चीजें क्लियर है हमें। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें पता है कि एएस क्या होता है? सी प्लस एस। एएस सी प्लस एस क्यों होता है? बिकॉज एएस किसके इक्वल होता है? एएस इक्वल होता है वाई के, दैट इज नेशनल इनकम के। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने आपका 7 चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना तो बहुत ही ऊपर से जा रही होगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 7 चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एएस इज इक्वल्स टू वाई होता है, ये चीज हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी। कैसे होता है स्टूडेंट्स? एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है? एग्रीगेट सप्लाई होता है जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कितने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब कि सीधा सीधा इतना समझ में आया है कि जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं वो जब सप्लाई करते हैं तो वो गुड्स और सर्विस आते तो मार्केट में ही है ना, यही मार्केट में रिवॉल्व होंगे, या हम बोले कि यही मार्केट में जो है वो घूमने वाले हैं, राइट, और कहीं तो नहीं है इधर उधर, है ना। तो मतलब कि वो सारी चीजें जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बन चुकी है उन सब की वैल्यू, उन सब का सम अप होता है क्या? एएस। नेशनल इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स? नेशनल इनकम जो कि हम लोग अपने नेशनल इनकम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं वो होती है फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड। ठीक है, ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ 1 ईयर हम बोलते हैं। तो मतलब कि जो नेशनल इनकम है वो क्या है? वो भी यही है, वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। एएस क्या होता है? एएस भी यही होता है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो दैट मींस एएस और जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है, वो एक दूसरे के इक्वल आ रही है, राइट। मतलब कि हम बोल दें कि वो दोनों सेम है ना, कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वही एज इट इज क्या है आपकी वाई है, दैट इज नेशनल इनकम है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है। तो दैट मींस एएस इज इक्वल टू वाई हम बोल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है कि इनकम क्या है? इनकम किसके इक्वल होती है? इनकम होती है सी प्लस एस के, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल होती है। या तो आप इनकम को कंज्यूम करोगे या फिर आप इनकम को क्या करने वाले हो? सेव करने वाले हो, है ना। या तो आप खर्चा कर दोगे या फिर आप उस मनी को बचाकर खुद के पास में रख लोगे। तो दैट मींस कि जो इनकम है वो क्या है? वो होती है सी प्लस एस। दैट मींस इनकम सी प्लस एस है तो एएस भी क्या है? सी प्लस एस हो गया, राइट। तो हमें पता है एडी क्या हो गया था? सी प्लस आई हो गया था, और एएस क्या हो गया था? सी प्लस एस हो गया। ठीक है, नाउ वी नो कि इक्विलिब्रियम लेवल पर एडी किसके इक्वल होता है? एएस के इक्वल होता है ना, ये चीज हमें पता है। अब एडी क्या है? एडी है आपका सी प्लस आई, और एएस क्या है स्टूडेंट्स? तो एएस है आपका सी प्लस एस, है ना। दोनों जगह पर जो ये सी है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो कैंसिल हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों ही सी सी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ 50 है तो यहाँ पर भी वो 50 होगा तो प्लस 50, और अगर इसको मैं एक ही साइड पर लेकर जाऊंगी तो वो माइनस 50, तो वो ऑलरेडी 0 होना ही है। तो दैट मीन सी सी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? आई और एस। तो इससे क्या समझ में आया कि आई इक्वल टू आई इक्वल टू एस भी होता है। ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम लेवल पर एडी एस तो इक्वल होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होते हैं? इक्वल होते
होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है वहां पर हमें दो अप्रोचेस देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी? सेविंग इन्वेस्टमेंट और ADAS अप्रोच। ठीक है, तो आई थिंक कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, कि ये दो अप्रोचेस होती है हमारी। It means, according to Keynes, there are two approaches for determining the equilibrium level of income and employment in the economy. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या समझ में आया कि Keynes के अकॉर्डिंग दो अप्रोचेस हैं जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी का, वो डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि ये दो अप्रोचेस कौन कौन सी। एक बार वैसे तो हमें समझ में आई क्या कौन कौन सी, लेकिन फिर भी एक बार एकदम सिस्टमैटिक वे में देख लेते हैं विद प्रॉपर शेड्यूल एंड ग्राफ। ठीक है, so two approaches for determination of equilibrium level. The two approaches to determine equilibrium level of income, output and employment in the economy are aggregate demand and aggregate supply, that is ADAS approach, and saving investment approach, जैसे कि हम बोलेंगे SNI approach। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और इनको हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन उसके पहले जो अजम्पशंस है, देखो कभी भी कोई भी चीज को हम डिफाइन करते हैं, प्रूफ करना होता है, किसी भी कंसेप्ट को लेकर आया जाता है, तो उसके पीछे आते हैं बहुत सारे अजम्पशंस। अजम्पशंस क्यों आते हैं? बिकॉज ये चीजें जरूरी हो जाती हैं कि आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, तभी आपके कंसेप्ट जो हैं वो सही हो पाएंगे। ठीक है, तो अजम्पशंस जो हैं वो जरूरी हो जाते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं लेकिन हम मानेंगे कि वो ऐसा ही रहने वाला है, तभी हमारा जो कंसेप्ट है वो सही बैठेगा। ठीक है, इसलिए अजम्पशंस जो है, जो अज्यूम हमें करना है वो जरूरी हो जाता है। तो क्या क्या अजम्पशन हमें लेना है वो हम देख लें। द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर मॉडल, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम आउटपुट का डिटर्मिनेशन है वो उसमें समझेंगे हम लोग, या फिर हम बोलेंगे कि वो जो है आपका जो ये इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसे हम डिटरमाइन करते हैं बाय टू सेक्टर मॉडल। ये दो सेक्टर मॉडल कौन से हैं? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड का हम बोलेंगे प्राइवेट कंजम्पशन जो हो रहा है, और फर्म्स कर रही है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस। ठीक है, अभी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, ये चीज भी हम लोगों ने अपने 7th चैप्टर में पढ़ी है। दो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि सेम रहेगा डिस्पाइट ऑफ द चेंजेस इन द इनकम लेवल। ओके, इनकम चाहे बढ़ जाए, इनकम चाहे कम हो जाए, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज सेम रहने वाला है। ठीक है, और आपका जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है उसका मतलब होता है कि विद चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, तो यहां पर हमें बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट को हमें कैसा रखना है? ऑटोनॉमस रखना है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज नहीं होगा विद चेंज इन इनकम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, प्राइस लेवल इज अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। प्राइस लेवल को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर प्राइस लेवल कांस्टेंट नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, तो फिर हमारा जो प्रॉपर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना वो गलत आ सकती है। जैसे कि मान लो कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो नहीं बढ़े, मतलब कि उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी हमें जो है विद द इंक्रीज इन प्राइसेस वो जो है सब कुछ बढ़ के दिख रहा है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो कि मान लो पहले प्राइस था 10 रुपीज का, ठीक है, और जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे थे वो थे 20 रुपीज के। तो मतलब कि इसमें हम टोटल आउटपुट क्या बोल सकते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी बोलते हैं, तो इसमें टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा? टोटल आउटपुट हो जाएगा 200, है ना। मान लो कि अब जो है प्राइस हो गया 20 और जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई? वो हो गई 10, तो अभी भी टोटल आउटपुट कितना हो गया? 200 हो गया। अब क्या हमारे आउटपुट बढ़े हैं क्या? नहीं, हम तो देख रहे हैं कम हुए, लेकिन फिर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? लेकिन फिर भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो प्राइस इनटू क्वांटिटी है वो कैसा है? सेम है, वो 200 ही चल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आई कि बिकॉज ऑफ प्राइस ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर ये 10 ही होता तो फिर हमें सीधा सीधा समझ में आता कि हाँ, जो आउटपुट है, जो हमारी जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें प्राइसेस को कांस्टेंट रखने हैं
क्योंकि अगर प्राइस लेवल कांस्टेंट नहीं रहेगा तो दूसरी ये प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइंड इन कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वो हम शॉर्ट रन के कंटेक्स्ट में ही क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये दो रन्स होते हैं, मतलब कि दो हमारे टाइम पीरियड होते हैं, जो कि हमें क्या बताते हैं, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें कि आपके जो सारे आउटपुट है वो चेंज नहीं हो सकते, सॉरी जो आपके सारे इनपुट्स हैं, जो आपके सारे मटेरियल्स हैं जो कि यूज होते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स, वो चेंज नहीं हो सकते, सिर्फ थोड़े बहुत ही चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आपका जो लॉन्ग रन होता है उसमें सारे ही जो वेरिएबल्स होते हैं, जो सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो चेंज किए जा सकते हैं विथ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो हम शॉर्ट रन पे पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग रन पे पढ़ेंगे हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसे, तो लॉन्ग रन में तो सब कुछ चेंज हो सकता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे चेंजेस भी आ जाते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में हमारे पास में ये श्योरिटी होती है और ये फिक्सेशन होता है कि कुछ फैक्टर्स कैसे रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, कुछ वेरिएबल रहेंगे। फिक्स्ड मतलब कि वो चेंज नहीं होने वाले हैं, और वेरिएबल मतलब कि वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि कुछ जो है क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स चेंज हो गया, ऐसा कुछ जो है चेंजेस हो सकते हैं। लॉन्ग रन में जैसे कि हमने एक न्यू लैंड खरीद लिया, तो वो हो गया कि ये आपने लॉन्ग रन में क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्ट रन के बेसिस पर ही अपना इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो आई होप सो कि ये जो अजम्पशंस हैं स्टूडेंट्स, ये अजम्पशंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे जो अप्रोचेस हैं उन पर। सबसे पहला अप्रोच आता है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, दैट इज ADAS अप्रोच, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कीनेसियन थ्योरी, the equilibrium level of income in the economy is determined when aggregate demand represented by C plus I curve is equal to total output, that is aggregate supply, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में क्या है, ये एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पर कब होगी, जब ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये किसके इक्वल रहेगी, ये इक्वल होगी आपके एग्रीगेट सप्लाई के। जब ऐसी सिचुएशन होगी तभी हम बोलेंगे कि जो आपका इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये जो पूरी हमारी स्टेटमेंट है ये तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो ही गई है, राइट। अब इसका जो है शेड्यूल देख लें स्टूडेंट्स। तो देखो हमारे पास में गिवन है एम्प्लॉयमेंट, इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, सेविंग्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, ठीक है। अब एडी क्या होता है, एडी होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। दैट मींस ये कंजम्पशन और ये इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा क्या, एडी, ठीक है। फिर बात आती है एएस की। एएस क्या होता है, सी प्लस एस, राइट, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। जब आप सी प्लस एस करोगे तो आपको मिलेगा एएस, ठीक है। तो अब इस एडी और एएस को हम पहले देख ले, कंप्यूट कर ले, उसके बाद में जहां पर एडी और एएस इक्वल होंगे वहां पर हम बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो पहले एडी देखते हैं, ठीक है। एडी में क्या करना है, ये 40 प्लस 40, ये आ गया आपका 80, ठीक है। ये जो है 40, ये है आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन हो रहा है, दैट मींस ये कौन सा कंजम्पशन है, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसे कि हम डिनोट करते हैं सी बार से। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीजें याद है, अगर आपने आपका चैप्टर 7 पढ़ा होगा तो ये सब कुछ आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर उसी वे में ये 120 प्लस 40 करोगे तो 160 आएगा। तो इसी वे में स्टूडेंट्स आपको इस वाले कॉलम को इससे ऐड कर ये सारे आपके एडी मिल जाएंगे, ठीक है। सेम गोज टू सेविंग्स। सेविंग्स में आप क्या करोगे, आप इस कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करोगे। तो देखो 40 प्लस माइनस 40 क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, राइट। 40 माइनस 40 जीरो हो जाएगा ना। फिर 120 प्लस माइनस 20 ये क्या हो जाएगा, 120 माइनस 20, दैट इज ये आ जाएगा आपका 100, है ना। 200 माइनस 0 ये आ गया 0, और इसी वे में आपके जो सारे एएस है वो आपको मिल जाएंगे। नाउ हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ मिलता है, इक्विलिब्रियम लेवल उस पॉइंट पर हम अटेन करते हैं जब एडी किसके इक्वल हो, एएस के इक्वल हो। तो अब ये एडी और एएस देखें तो देखो 80 0 क्या ये इक्वल है, नहीं। 160 100 नहीं, 240 200 ये भी नहीं है, 320 320 ये 320 नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ तो भी मिस्टेक हुई होगी। ये देखो ये 300 ये
280 प्लस 40 आ गया 320 और 280 प्लस 20 ये आ गया 300। ओके, वो 320 नहीं होगा, वो 300 होगा, ठीक है। सो 320 एंड 300 क्या ये इक्वल है? नहीं है। फिर आता है 400 एंड 400, क्या ये दोनों इक्वल है? ये से दोनों इक्वल है ना। और हमें यही पता है कि जब एडी और एएस इक्वल होते हैं तब हमारी जो इकोनॉमी है वो किस पर होती है? इक्विलिब्रियम पर होती है ना। फिर उसके बाद में 480 500 ये भी इक्वल नहीं है और ना ही 560 और 600 है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हुआ स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हुआ इन दोनों के करस्पॉन्डिंग वाली जो इनकम लेवल है, दैट इज ये होगी आपकी 400, ठीक है। तो 400 इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? तो वो हुआ आपका 40, ठीक है। तो इस वे में आप बताने वाले हो। नाउ अगर हम रीमार्क्स देखें तो देखो यहां पर तो हमें मिला क्या? इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर एक जगह पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो है ज्यादा एग्रीगेट सप्लाई से, है ना। दैट मींस इस इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर वाले जितने भी आपके जो हम बोलेंगे कि जितनी भी हमारी वैल्यूज है उन सब में हमें एक ही चीज कॉमन देखने को मिलेगी, दैट इज एडी इज मोर देन एएस। ओके, यही चीज आपको याद रखना है कि बिफोर इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और फिर हम बात करें आफ्टर इक्विलिब्रियम की, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि बिफोर इक्विलिब्रियम क्या होता है, आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब अगर इकोनॉमी इधर ऑपरेट करे या इधर ऑपरेट करे, वो घूम फिर कर वापस जो हमारी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन पर आ ही जाती है। हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की क्यों वापस जो है इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाती है, मतलब कि क्या होता है जब एडी इज मोर देन एएस हो जाता है और जब एएस इज मोर देन एडी हो जाता है। इन चीजों को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एट प्रेजेंट आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये जो पूरा शेड्यूल है हमारा ये अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स यही जो शेड्यूल है, ये जो एडी और एएस की वैल्यूज है, इसे हम जो है अपने ग्राफ पर पुट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये एडी का कर्व और एएस कर्व हम लोगों ने अपने जो 7th चैप्टर है उसमें बनाना सीख लिया था एंड आई होप कि आप लोगों को आता है वो, ठीक है। देखो हमने वाई एक्सिस पर लिया है स्टूडेंट्स अपनी एग्रीगेट डिमांड, एक्स एक्सिस पर ली है इनकम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक ही होता है ना, तो इसलिए हम ऐसे ले सकते हैं। ये जो आपको 45 डिग्री वाली जो लाइन दिखती है ये क्या है? ये है आपकी एएस, है ना। बिकॉज एएस इज इक्वल्स टू इनकम होती है तो आपकी जो ये आपका जो है कर्व 45 डिग्री का इंक्लिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जो एडी है वो यहां से स्टार्ट होती है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होती है, वो यहां से कुछ स्टार्ट होती है। बिकॉज हमेशा जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जीरो कंजम्पशन है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। बिकॉज देयर आर सम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो कि फुलफिल करना जरूरी हो जाती है, वो हम फुलफिल कहीं से भी करें, वो हम अपनी पास सेविंग से लेकर आए, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन वो जरूरी हो जाती है ना। तो इसलिए आपका जो एडी कर्व है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, वो स्टार्ट हुआ इस एम पॉइंट से, ठीक है। अब जहां पर ये एएस और एडी ज्वाइन हुए, मतलब कि इंटरसेक्ट करे, सॉरी, वो होगा आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। दैट इज एडी इज इक्वल्स टू एएस बनेगा। इस पॉइंट के पहले देखो एडी जो है वो किससे ज्यादा है? एएस से, और इस पॉइंट के बाद में एडी कम हो गया और एएस जो है वो ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये है आपका एडी और एएस का कर्व, ये है हमारा इक्विलिब्रियम का कर्व, ठीक है। इधर आप ज्वाइन करोगे तो ये आ गई आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये एडीएस अप्रोच का शेड्यूल और उसका जो स्टेटमेंट है और उसका जो ग्राफ है ये क्लियर हो गया है अच्छे से, ठीक है। When AD is more than AS, मतलब कि अब हम वो पढ़ रहे हैं कि AD कब ज्यादा होता है AS से तो क्या होता है, और जब AS ज्यादा होता है AD से तो क्या होता है। AD ज्यादा है AS से, मतलब कि क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इससे सीधा सीधा क्या समझ में आया हमें? ये समझ में आया कि जो सारे सेक्टर्स हैं वो डिमांड जो कर रहे हैं गुड्स की
वो उसकी सप्लाई से ज्यादा है। ओके, जो सारे प्रोड्यूसर्स मिलके सप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमी में, उतने गुड्स या उतनी क्वांटिटी से ज्यादा क्या चल रही है, डिमांड चल रही है। तो फिर अब ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो सिंपल सी चीज है, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स जो है वो अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा देंगे ताकि वो और ज्यादा गुड्स को क्या कर सके, सप्लाई कर सके, राइट। तो डिमांड के बढ़ने से या डिमांड के ज्यादा होने से जो सप्लाई है वो भी बढ़ने लगेगी। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अब प्लान करेंगे कि वो अब और ज्यादा गुड्स को सप्लाई करें। जब और ज्यादा गुड्स को सप्लाई करेंगे तो ये जो ज्यादा डिमांड है उसके लिए ये सप्लाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक लेवल आएगा जब सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो फिर से इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा हमारा। और उस पर्टिकुलर लेवल से जो एक प्रोड्यूसर है या हम बोले एक जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी वुड बी द राइट वर्ड, जो एक इकोनॉमी है वो अपना जो सारा कंजम्पशन प्रोडक्शन पैटर्न है वो चेंज करना नहीं चाहेगी। ओके, तो जब AD इज मोर देन AS होता है तो क्या पर्टिकुलर सिचुएशंस अराइज होती है, उससे क्या चीजें हमें समझ में आती है। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। सो व्हेन प्लान्ड स्पेंडिंग दैट इज AD इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट दैट इज AS, then C plus I curve lies above the 45 degree line, right? यही अभी हम लोग पढ़ कर आए। वापस इस ग्राफ पर अगर हम चले स्टूडेंट्स तो हमें यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम लेवल मिलता है, लेकिन इसके पहले आप देख रहे हो कि ये जो AD कर्व है, ये वाला जो कर्व है ये इस 45 डिग्री लाइन के ऊपर जो है लाई कर रहा है, राइट। ये जो आपको इस ट्राइंगल में ये जो एरिया दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल एक्सेस डिमांड या हम बोले मोर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या बता रहा है कि ये जो सप्लाई है उससे इतनी डिमांड ज्यादा है, राइट। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब देखो जब आपकी डिमांड ज्यादा है, इधर सप्लाई कम थी, तो फिर धीरे धीरे ये सप्लाई को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। मतलब कि प्लान किया गया कि इस सप्लाई को इंक्रीज किया जाए। तो ये इंक्रीज करते करते इस वाले पॉइंट पर आ गई जब आपकी जो AD और AS है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। इसके बाद वाली सिचुएशन भी देखेंगे कि जब ये जो AS है ये अबव हो गया और AD डाउन हो गया, ठीक है। तो ये चीज भी समझेंगे, लेकिन अभी हम AD इज मोर देन AS पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने अभी सिर्फ आपको ये प्रीवियस वाला जो हमारा ट्राइंगल है उसका बताया है मैंने आपको। ओके, so it means that consumers and firms together would be buying more goods than firms are willing to produce, ठीक है। तो जो कंज्यूमर्स और फर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा बाय करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या वो लोग विलिंग है कि वो ज्यादा गुड्स को बाय करे जितना कि प्रोड्यूसर सप्लाई करने के चाह रहे हैं उससे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि ये सारे वेरिएबल्स हम कैसे लेते हैं, एक्स एंड वेरिएबल्स लेते हैं, मतलब कि जो प्लान्ड वेरिएबल्स हैं वो हम लेते हैं, ठीक है। जो रियलाइज्ड या जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स है वो नहीं लेते हम, प्लान्ड या फिर हम क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स को लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लान ही हो रहा है ना कि जो कंज्यूमर्स है, जो सारे कंज्यूमर्स है जिसमें कि हाउस होल्ड्स भी हो गए, फर्म्स भी हो गए, ये सब लोग प्लान कर रहे हैं या ये सब लोग जो है विलिंग है कि वो इतने गुड्स या सर्विस को डिमांड करे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे, ठीक है। मतलब कि जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे ज्यादा की क्या करना है, डिमांड करना है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। प्लान्ड इन्वेंट्री मतलब कि जो प्लान्ड आउटपुट है, ठीक है, जो स्टॉक है वो किससे कम हो जाएगा, वो हो जाएगा कम आपकी जो डिजायर्ड लेवल है उससे। डिजायर्ड लेवल क्या होता है स्टूडेंट्स, डिजायर्ड लेवल होता है इक्विलिब्रियम का लेवल, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल डिजायर्ड लेवल। तो डिजायर्ड लेवल से कम हो जाना प्लान्ड इन्वेंटरी को, दैट शोज की जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम हो रही है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। ओके, तो आई थिंक ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक। So to bring the inventory back to the desired levels, firm would restart to increase in employment and output until the economy is back
at output level where AD becomes equal to AS and there is no further tendency to change। ठीक है, तो अब क्या होगा जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो रहा है एग्रीगेट डिमांड से, तो बस वही चीज मैंने आपको जो बताई है वही यहाँ पर हमें लिखी है कि जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लान करेंगे, वो अब चाहेंगे कि वो और ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करे ताकि वो उतने जो गुड्स हैं वो सप्लाई कर सके। ठीक है, तो इस वे में क्या होगा जब वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपकी डिमांड के जो एक्सेस डिमांड है उसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लान्ड इन्वेंटरी जो है उसमें इंक्रीज करना जो है वो आपका एग्रीगेट डिमांड के बराबर ले आएगा, मतलब कि डिजायर्ड लेवल पर ले आएगा, एक इक्विलिब्रियम लेवल पर ले आएगा, और फिर उसके बाद में जो है कोई भी फर्दर टेंडेंसी नहीं होगी उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ने की, या उस पर्टिकुलर हम बोले हमारी जो प्लान्ड इन्वेंट्रीज एंड प्लान्ड डिमांड्स हैं उसे चेंज करने की। ओके, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है। देखो जब एडी ज्यादा होगा एएस से तो फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, आउटपुट लेवल बढ़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जब और ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और ज्यादा एम्प्लॉयज को और ज्यादा रॉ मटेरियल्स को एम्प्लॉय करेंगे अपने काम में ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। तो जब एडी इज मोर देन एएस होता है तो क्या होगा, तो जो सारे एम्प्लॉयमेंट है आउटपुट लेवल है ये इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज तब तक होगा जब तक ये दोनों इक्वल ना आ जाए, आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल ना आ जाए। ठीक है, मतलब कि इतने क्वांटिटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन ना हो जाए कि वो एडी के इक्वल आ जाए। ओके, तो आई थिंक कि इतनी चीज क्लियर है कि जब एडी होता है ज्यादा एएस से तो क्या पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होती है और उसे हम किस वे से ले रहे हैं। ओके, फिर जो इसकी नेक्स्ट वाली आती है स्टूडेंट्स, दैट इज व्हेन एडी इज लेस देन एएस। अब ये भी होगा कि एडी जो है वो क्या है, लेस देन एएस है। ये कब होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा आफ्टर योर इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, ये देखो ये है आपका इक्विलिब्रियम लेवल, ये है आपका एडी कर्व। ओके, और यहाँ पर है आपका क्या, एएस कर्व। अब हम देख सकते हैं एएस कर्व जो है वो एडी के अबव चला गया है। अबव चला गया है इसका मतलब कि यहाँ पर जो सप्लाई है, ये जो ट्राइंगल में बना दूं, ये जो सप्लाई है ये ज्यादा हो गई है किससे, डिमांड से। ठीक है, सो ये सीधा सीधा शो कर रहा है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम जो एएस है वो ज्यादा हो जाता है एडी से। ठीक है, और बिफोर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एडी ज्यादा होता है एएस से। ठीक है, तो आई थिंक कि ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की कि कब आपका एएस ज्यादा होता है, कब आपका एडी ज्यादा होता है। अब जब एडी होता है लेस देन एएस तो क्या होगा, इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो एग्रीगेट डिमांड है, जो प्लान्ड हम बोलेंगे डिमांड है ऑफ ऑल दी सेक्टर्स या फिर वी कैन से हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, वो कम है किससे, प्लान्ड सप्लाई से। ठीक है, मतलब कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, जितने गुड्स का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उतने की डिमांड नहीं की जा रही है इकोनॉमी में। मतलब कि ये वो केस हो गया कि अब अगर प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्शन को नहीं रोकेंगे तो उनके पास में बस इन्वेंट्री जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जो स्टॉक है वो बनता जाएगा और इतना स्टॉक हमें किसी भी गुड का बना के रखना ही नहीं है। ओके, तो मतलब कि सीधी सी बात ये हुई कि अब एएस इज मोर देन एडी वाली सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं या ज्यादा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं जितने डिमांड किए जा रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब प्रोड्यूसर्स जो है वो अपनी जो सप्लाई है वो रोक देंगे। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अब अपनी सप्लाई को कम कर देंगे, वो अपने प्रोडक्शन को कम कर देंगे। और वो कब तक कम करेंगे, वो उस लेवल तक कम कर देंगे जब तक AD इज इक्वल टू AS ना आ जाए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज हो सकती है। जैसे कि हमने देखा जब AD इज मोर देन AS होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या करते हैं, वो अपनी प्लान्ड इन्वेंट्री बढ़ा देते हैं। तो जब AS इज मोर देन AD आ जाएगा तो फिर ये जो AS है इसे कम करने के लिए जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो कम की जाएगी। ठीक है, सो व्हेन AD इज लेस देन AS देन C+I कर्व लाइज बिलो दी 45 degree line. It means that consumers and firms together would be buying less goods than firms are willing to produce. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कंज्यूमर्स और फर्म्स हैं वो दोनों ही साथ में क्या कर रहे हैं, वो दोनों ही साथ में
कम गुड्स को बाय करना चाह रहे हैं जितना कि फर्म्स जो है प्रोड्यूस करना चाह रही है उससे, ठीक है। एज अ रिजल्ट दी प्लान्ड इन्वेंट्री वुड राइज। अब ऐसे केस में क्या होगा कि अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है या फिर हम बोले कि प्लान्ड प्रोडक्शन जो है वो अगर ज्यादा हो रहा है तो जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री फर्म प्लान टू डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अंटिल द इकोनॉमी is back at output level where AD becomes equal to AS and there is no further tendency to change, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो एग्रीगेट सप्लाई है उसे रोक दिया जाएगा, उसे कम कर दिया जाएगा। मतलब कि सिंपल सी चीज ये हो जाएगी कि अब जो आपकी प्लान्ड इन्वेंटरी है, ठीक है, उसे कम रखने के लिए आप प्रोड्यूसर्स जो है वो प्रोडक्शन भी कम करेंगे। और वो कम कब तक करेंगे, जब तक वापस AD इज इक्वल्स टू AS ना आ जाए। और फिर जब एक बार AD इज इक्वल्स टू AS आ जाएगा तो फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारी इकोनॉमी अपना जो पूरा पैटर्न है वो चेंज करना नहीं चाहेगी। अगर चेंज हो भी गया, अगर वापस AD इज लेस देन AS या AD इज मोर देन AS वाली सिचुएशन आ भी गई स्टूडेंट्स, तो फिर से वही चीजें होगी जो कि हमने इस पॉइंट में और इसके प्रीवियस वाले पॉइंट में पढ़ा कि अगर AD ज्यादा हो गया AS से तो ये चीज होगी और AD कम हो गया AS से तो ये चीज होगी। तो ये चीजें आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ ही गई है कि क्या होने वाली है, राइट। मतलब कि अगर उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम आगे पीछे कहीं पर भी हुए तो हमारी जो पूरी इकोनॉमी है ना वो उस चीज में लग जाएगी कि हमें वापस इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचना है, ओके। बिकॉज हर एक जो इकोनॉमी है वो यही चाहेगी कि वो इक्विलिब्रियम लेवल पर ही ऑपरेट करे, ठीक। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, ये दोनों ही सिचुएशंस अच्छे से क्लियर हो गई है। और इससे ये भी समझ में आ गया है कि AD और AS का इक्वल होना एक कंपल्शन बन जाता है, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट वाली अप्रोच, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। AD/AS अप्रोच पढ़ लिया, आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ लेते हैं। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होगा, ये वो अप्रोच है जिसमें कि ये बोला जाता है कि एक जो इकोनॉमी में जो टोटल सेविंग्स है वो किसके इक्वल होती है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। ये होती है आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। So according to this approach, the equilibrium level of income is determined at a level when planned saving is equal to planned investment, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा लेवल है, ये वो लेवल है जिसमें कि जो प्लान्ड सेविंग है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। जब भी प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे तो इसे हम बोलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर चल रही है। और ये जो अप्रोच है स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं हमारे AD/AS अप्रोच से ही बनाया गया है या लिया गया है, ठीक है। बिकॉज AD/AS अप्रोच में मैंने आपको बताया C+I इज इक्वल्स टू C+S वाली सिचुएशन, जिसमें C और C कैंसिल हो गए थे, बचा क्या था I एंड S, तो इसलिए वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी बना है, ठीक है। अब इसमें यह माना जाता है कि एक पर्सन का जो कंजम्पशन है, एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरी पर्सन की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है, ठीक है। तो आई होप सो कि जो स्टेटमेंट है यह आप लोगों को क्लियर है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की क्या है। इसका भी शेड्यूल और ग्राफ देख लेते हैं कि क्या होगा। अब देखो हम लोगों ने शेड्यूल लिया है, हमने लिया है इसमें इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड रीमार्क्स, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पर शो हो रहा है, देखो इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया है। हमें क्या चाहिए, हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए। एक चीज और हमें क्या पता है, एक चीज और हमें ये पता है कि हम जो ये अपनी पूरी कंप्यूटेशन करते हैं, पूरा एस्टिमेशन करते हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट हम लोग यूज करते हैं वो कैसा होता है, वो होता है ऑटोनॉमस, राइट। हम लोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, मतलब कि हम वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं जो कि सेम रहता है हर एक इनकम लेवल पर, ठीक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, वो इनकम लेवल से, वो चेंजेस इन इनकम लेवल से क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारा आ गया पूरा 40-40-40-40, ठीक है। ये हमारी कंजम्पशन आ गई, ये हमारी इनकम आ गई। सेविंग्स होती क्या है स्टूडेंट्स, सेविंग्स होती है आपकी इनकम
माइनस कंजम्पशन, राइट। इनकम क्या है, इनकम है कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो फिर अगर मुझे सेविंग निकालना है तो मैं क्या बताऊंगी कि अगर मैं इनकम में से अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, मतलब कि मेरी इनकम है 100 रुपीज की, मैं अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, दैट इज मैंने 80 रुपीज का कंजम्पशन किया है, तो उसमें से मैंने 80 माइनस कर दिया, तो मेरे पास में बच्चे कितने, 20 मैंने सेव कर लिए, ठीक है। तो सेविंग्स कैसे निकलती है, इनकम माइनस कंजम्पशन करके, ओके। अब वैसे तो यहाँ पर तो हम लोगों ने डायरेक्टली ले लिया है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कुछ फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब कि प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं, जो कि हम आगे करेंगे ही, अपने जो सारे अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे ही, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 माइनस 40, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 40। ये जो माइनस में आती है ना आपकी सेविंग, ये बताता है कि आप सेव नहीं कर रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, आप डिस सेव कर रहे हो, ठीक है। जब हम सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, बट अगर ये नेगेटिव है दैट मीन्स यू आर डिस सेविंग। डिस सेविंग का मतलब क्या हो गया कि आपकी कुछ जो प्रीवियस सेविंग है आप उससे यूज कर रहे हो। मान लो मेरे पास में 100 रुपीज सेव कर कर मैंने रखे हैं, उस 100 रुपीज में से मैंने 40 रुपीज यूज कर लिया, ओके। तो ये जो 40 रुपीज यूज किया ये मैं माइनस 40 लिखूंगी, बिकॉज ये जो 40 रुपीज मैंने यूज किया है इससे मेरी सेविंग बढ़ी नहीं है, इससे मेरी सेविंग कम हुई है, ठीक है। तो जब भी सेविंग कम होगी, जब भी हम डिस सेव करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कैसे आएगा, नेगेटिव में आएगा, ओके। जो आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है स्टूडेंट्स, उस पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होता ही है, और उस कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, जैसे कि हम डिनोट करते हैं सी बार से। तो ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके डिस सेविंग के, ठीक है। डिस सेविंग के इक्वल क्यों हो गया, बिकॉज ये जो आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, ये कहां से कर रहे हो, ये पास्ट की कुछ आपके पास में सेविंग्स रखी होगी, उसी में से हम लोग इनकर करते हैं, राइट। तो इसलिए ये क्या है, ये आपका जो है डिस सेविंग बताता है कि अच्छा आपने 40 रुपीज का कंजम्पशन किया है एट जीरो लेवल, एट 0 रुपीज ऑफ इनकम, तो इसका मतलब कि आपने जरूर क्या किया है, डिस सेव किया है, ठीक है। तो इसलिए ये आता है -40 और इसे हम डिनोट करते हैं माइनस सी बार से। सिर्फ जो फर्स्ट वाला है, मतलब कि सिर्फ जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन और सेविंग है उसे हम सी बार से डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैडम इसमें भी तो डिस सेव हो रहा है, ये भी तो माइनस में आ रहा है, तो इसे भी हम माइनस सी बार लिख देंगे, नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जीरो लेवल ऑफ इनकम के इक्वल होती है आपकी जो सी बार की वैल्यू होती है, ठीक है। फिर देखो 100 रुपीज की इनकम है और 120 रुपीज का कंजम्पशन है, दैट मीन्स फिर से क्या हुआ कि आपकी इनकम से ज्यादा आप सेव कर रहे हो, सॉरी कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। दिस इज व्हाट 100 रुपीज का इनकम एंड 120 रुपीज का कंजम्पशन। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हमारी इनकम से ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहाँ से कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा कंज्यूम, ये एक्स्ट्रा कंज्यूम हम इस सेविंग को यूज कर रहे होंगे, जो कि फिर से ये क्या आ गया, माइनस आ गया। फिर एक पॉइंट आता है जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाते हैं तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर इस वे में आप सारी जो आपकी सेविंग है वो निकाल लोगे, ठीक है। अब हमें पता है इन्वेस्टमेंट तो पूरा 40 पे ही चल रहा है, ठीक है। तो इधर देख ले सेविंग में 40 कहाँ पे आ रहा है, ये है -40। -40 एंड +40 तो अलग अलग होते हैं, ये दोनों सेम थोड़ी ना है। -40 और +40 के बीच में तो 80 का डिफरेंस हो जाता है, और हमें जो है ये डिफरेंस नहीं चाहिए, है ना, हमें चाहिए एग्जैक्टली सेम नंबर्स। तो ये -40 तो हो नहीं सकता, लेकिन उसके बाद में मैं यहाँ पर देखूं तो ये है 40 और इधर इन्वेस्टमेंट भी क्या है, 40 है। यही हमारा अप्रोच है, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगा तो आपका जो आपकी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो एट दिस लेवल ऑफ इनकम, इस पर्टिकुलर लेवल पर इनकम कितनी है, इनकम है 400। तो एट 400 रुपीज ऑफ इनकम द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो आई थिंक कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब देखो ये आया हमारा इक्विलिब्रियम, दैट इज S इज इक्वल्स टू I, ठीक है। ये सारे आए हैं स्टूडेंट्स, ये 1 नहीं अज्यूम करना, ये सब कुछ I है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब हम AD/AS अप्रोच पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि बिफोर इक्विलिब्रियम क्या होता है, बिफोर इक्विलिब्रियम जो AD है वो AS से ज्यादा होता है, और आफ्टर इक्विलिब्रियम जो AD है
वो AS से कम होता है, ठीक है। अब आप लोग SNI अप्रोच में देखोगे कि इक्विलिब्रियम के पहले जो सेविंग्स है वो कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब कि हम जो है क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं ना। ये जो एग्रीगेट डिमांड है स्टूडेंट्स, इसी का पार्ट क्या होता है, इसी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ S इज लेस देन I, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, मोर देन S है, राइट। आपके एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट होता है C&S, राइट। कंजम्पशन और सेविंग होती है, तो यहाँ पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन और सेविंग है। ये जो AS है ये लेस चल रहा है, तो ये जो सेविंग है वो भी क्या चल रही है, लेस चल रही है। AD ज्यादा है तो आपका जो I है, दैट इज जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, राइट। तभी तो ये चीज हमें देखने को मिली, S इज लेस देन I। और इसके बाद में अगर हम देखें तो AD का कंपोनेंट कौन सा हो गया, I हो गया है, AS का कंपोनेंट हो गया S, तो ये क्या शो कर रहा है, S इज मोर देन I। यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, S इज मोर देन I, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो AD और AS का है ना, अगर इसको आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लोगे, इसको अगर समझ लोगे तो ये चीजें भी समझ में आ जाएगी कि कब क्या होने वाला है, ओके। तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया ये जो AD-AS अप्रोच है और जो SNI अप्रोच है, दोनों ही। अब ये जो SNI अप्रोच है स्टूडेंट्स, इसकी हम लोग क्या देख लें, इसका हम लोग जो अपना फिगर है या हम बोले ग्राफ है वो देख लें। ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्राफ, इसमें आपका AD-AS भी है और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी है। अब पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है हम उसे समझेंगे, फिर हम जो है अपना अबव वाला भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इस ये जो रेड लाइन है इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आई हमारी सेविंग, ये वाला जो कर्व जो कि नेगेटिव y एक्सिस से स्टार्ट हुआ है वो है हमारी सेविंग। हमारा इन्वेस्टमेंट हमें पता है कैसा है, ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, सारा 40-40 चल रहा है, तो ये ऐसा है, ठीक है। अब ये जो हमने बनाया ग्राफ, ये दोनों जहां पर मीट हुए वो हुआ आपका इक्विलिब्रियम, दैट इज S इज इक्वल्स टू I आया। अब देखो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले देखो तो ये I यहाँ पर है और S यहाँ पर है ना, तो ज्यादा कौन सा है, ये जो I है वो ज्यादा है S से। दैट मीन्स कि S इज लेस देन I वाला सिचुएशन हो गया ये बिफोर इक्विलिब्रियम। और आफ्टर इक्विलिब्रियम देखें तो यहाँ पर जो है सेविंग्स बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो इस वाले एरिया में हमें समझ में आया S इज मोर देन I वाली सिचुएशन, दैट इज आफ्टर इक्विलिब्रियम ये पर्टिकुलर चीज होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में पहले हमें अपनी डिमांड्स पूरी करनी है, तो हम लोग जो है ज्यादा कंजम्पशन पे ध्यान देते हैं, ज्यादा जो है हम सेव नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी जो सारी नीड्स है वो पूरी होती जाती है, तो फिर एक पर्सन जो है वो सेव करना भी स्टार्ट कर देता है और ये जो है सेविंग्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसे जो है हम AD-AS अप्रोच के साथ में पढ़ें तो कैसे पढ़ सकते हैं, देखो ये AD-AS अप्रोच के लिए हमने बनाया अपना डायग्राम, अपना ग्राफ बनाया, ये हमने अपनी AS की लाइन ड्रॉ की, ये हमने अपना AD का कर्व ड्रॉ किया। ये दोनों जहां पर ज्वाइन हुए, जहां पर मीट किए, वहां पर हमने उस पॉइंट को क्या किया, जॉट किया, और वो हमारा इक्विलिब्रियम हो। वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ स्टूडेंट्स, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली सेम स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है। ये स्ट्रेट लाइन इस आई कर्व को जहां पर कट करेगी ना, ये जो हमारा आई कर्व बना है, ये आई कर्व को जहां पर कट करेगी वो होगा इसका भी इक्विलिब्रियम, ठीक है। दैट मीन्स कि इससे हमें ये समझ में आया कि आप AD-AS अप्रोच लो या फिर SNI अप्रोच लो, जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कैसी रहेगी, वो सेम ही रहेगी, बिकॉज ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप ये देख सकते हो, ठीक है, कि ये जो दोनों ही y आएंगे ये एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं। अगर SNI अप्रोच में 400 करोड़ का जो है इक्विलिब्रियम इनकम हमें देखने को मिली, तो सेम गोज टू AD-AS अप्रोच की, वहां पर भी हमें सेम वही पर्टिकुलर इनकम लेवल पर जो है इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम इनकम है, इक्विलिब्रियम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों ही अप्रोचेस में हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। और अगर हम बोलें कि हमें जो है AD-AS अप्रोच से SNI का जो कर्व है वो डिराइव करना है, तो आप कैसे करोगे, उसमें आप सिंपली ये चीज करोगे स्टूडेंट्स कि आपको जो भी आय दिया होगा उसे आप यहाँ पर जो है जॉट कर दोगे, ठीक है। या आपने अपना जो आई कर्व दैट इज इन्वेस्टमेंट कर्व
कर्व है वो बना दिया। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाना, ये जहां पर भी आई कर्व को कट करेगी वहां से मिलता हुआ या जो है पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एस सेविंग कर्व बन जाएगा, ठीक है। और ये सेविंग्स में यहाँ पर ये जितना इक्वल है OM के बराबर क्या होगा, आपका ये वाली चीज होगी, बिकॉज ये क्या है, ये है आपका C बार और ये होता है आपका -C बार, ठीक है। तो वो जो कहाँ से आपका S कर्व स्टार्ट होगा, दैट इज सेविंग कर्व स्टार्ट होगा, वो भी इस चीज से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गई है कि आप लोगों को कैसे अपना जो ये कर्व है वो बनाना होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है। AD अप्रोच एंड AS अप्रोच जो है, दोनों ही अप्रोचेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर आते हैं हम इक्विलिब्रियम लेवल इन डिफरेंट, हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसमें इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल्स क्या है, तो ये हम लोगों ने अपने 7th चैप्टर में पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट वाले में। कौन कौन से होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये कुछ हमारी 3 एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशंस थी जो कि हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हर एक पर्सन जो कि काम करने के लायक है, जो कि काम करना चाहता है, जो कि विलिंग है और एबल है, वो से वर्क मिल रहा है, ठीक है। और हर एक पर्सन रेडी है कि वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर वर्क कर सके, ये होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि यहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम चाह नहीं रहे कि हम अनएम्प्लॉयड रहे, बट हम अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। We are willing to work, we are able to work, but we are not getting work, वो होता है involuntary unemployment। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि हमें काम मिल रहा है, हम एबल भी हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते, हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, हम वॉलेंट्रली काम नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है आपका वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब इन तीनों ही सिचुएशंस में इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अटेन किया जाता है वो हम देखेंगे अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम is attained always at full employment level, that is there is absence of involuntary unemployment, ठीक है। तो कुछ जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही अटेन किया जा सकता है आपके जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी एब्सेंस में। मतलब कि अगर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसमें हम लोग जो है अपना जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे। So, however, as per the Keynesian's theory, equilibrium level can be achieved at, लेकिन जो Keynesian's theory है जो प्रोफेसर JM कीन्स ने दी है उसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो कुछ इन पर अटेन किया जा सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट दैट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दैट इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो ये 3 हम पढ़ेंगे कि इन तीनों में ही जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे अटेन किया जाता है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, ये वो इक्विलिब्रियम है स्टूडेंट्स जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अटेन किया जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल सी चीज है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट को समझना भी एकदम सिंपल है। बस चेंजेस यही होंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हम बोल रहे हैं एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उसमें हम बोलेंगे एट अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड एट ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बस वही चीज है कि अच्छा अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उस पर भी जो इकोनॉमी है उसमें हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच सकते हैं, अगर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें भी हो सकता है। तो वो बस ये जो है ये ग्राफ में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा और कुछ नहीं, ठीक है। सो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो गई, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो गई एग्रीगेट सप्लाई के
कौन से लेवल पर? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ठीक है। तो ये कुछ हमारा क्या आ जाएगा? ग्राफ आ जाएगा, जिसमें कि जो अभी तक हम लोग पढ़कर आए ना एडीएस वाला, वही वाला ग्राफ आएगा यहाँ पर, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। कि एडी है आपके पास में, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो है हमारी इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है। वही हमने 45 डिग्री का एक कर्व बनाया है, एएस कर्व, या फिर हम बोले इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, वो उसमें शो की जा रही है 45 डिग्री वाली जो लाइन है उसमें। ये हमारा आया एक एडी कर्व, दोनों जहां पर मीट हुए वो हुई आपकी एम्प्लॉयमेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम लेवल एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये जो ई पॉइंट है ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, ठीक। अब बहुत ही इजी था ना इसको समझना, सेम वे में हम समझ लेते हैं ओवर और अंडर वाली चीज। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? अब देखो पहले हम ग्राफ में समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो अभी तक हम लोगों ने ग्राफ बनाया वही एग्जैक्टली सेम ग्राफ यहाँ पर ले लेना। ये 45 डिग्री, ये एडी आ गई आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एडी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या समझ में आ गया है? कि एम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है। अंडर का मतलब कम हो गया और ओवर का मतलब क्या हो गया कि फुल से भी ज्यादा हो गई। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अब क्या है? इस फुल से कम रहेगा। तो एक हमने ये डॉटेड लाइन बनाई है जो कि हमारा AD1 की कर्व है, जो कि एक्चुअल कर्व है, ठीक है। एक्चुअल मतलब कि जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं वो वाली चीज यहाँ पर आ गई है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो हमारी इकोनॉमी वो ऑपरेट करती तो ये वाला जो होता ई पॉइंट वो होता हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट हमारी इकोनॉमी कहाँ पे वर्क कर रही है? हमारी इकोनॉमी वर्क कर रही है अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में, राइट। तो मतलब कि ये जो है अब हमें क्या चाहिए? अब हमें जो है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम निकलेगा, जो कि ये वाली जो आपकी एएस कर्व है, ये जो एक्चुअल एडी पर जहां पर मीट कर रही है वो हुआ आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और आप अगर हमारे इस पे एक्स एक्सिस पर भी देखें तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ये Q आ रहा था और ये Q1, मतलब कि इसमें जो आउटपुट वगैरह है वो भी क्या आएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट से कम आने वाला है। ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है इसमें हर एक चीज जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। So it refers to a situation when the aggregate demand is equal to aggregate supply when the resources are not fully employed, ठीक है। जो resources है जब fully employed नहीं होते हैं, जितने भी resources हैं वो जब fully employed नहीं होते हैं तो ये वाली situation जो है वो arise होती है कि aggregate demand is equal to aggregate supply, ठीक है। दोनों इक्वल तो हैं लेकिन कौन से पर्टिकुलर लेवल पर इक्वल है? ऐसे लेवल पर इक्वल है जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं किए गए, ठीक है, या फुली एम्प्लॉयड नहीं है। इट अकर्स प्रायर टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये कहाँ कैसे अकर होती है? प्रायर टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही ये अकर होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि सारे जो आपके रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है, इसलिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आती है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है उससे भी ऊपर वाला जो है वो आ जाएगा आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये आपका एडी हो गया, ये आपका एएस हो गया, ये जहां पर मीट हुए वो कौन सा हुआ? वो हुआ आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, तो इस एडी के ऊपर आएगी आपकी क्या? नेक्स्ट वाली AD1, दैट इज एक्चुअल वाली जो एग्रीगेट डिमांड है। ये हमने अपनी जो है एक डॉटेड लाइन बनाई, ये जहां पर मीट कर रही है एएस को वो क्या हुआ? वो हुआ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये याद रखना है कि जब हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो वो आपके इस आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाली जो आपका एक कर्व होगा उसके अबव आने वाली है, बिकॉज दिस इज व्हाट? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसमें भी हम बोल रहे हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, तो वो जो है ऊपर आने वाला है, ओके। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। अब इसको आपको लिखना कैसे है? तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जिसमें एडी किसके इक्वल है? एएस के इक्वल है बियॉन्ड
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद की हम ये बात कर रहे हैं। इट अकर्स आफ्टर दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, ये कब अकर होगी, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद में अकर होती है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये तीनों ही हमारे जो लेवल्स हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों ही जो हमारी सिचुएशंस हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर हम अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, मनी मल्टीप्लायर। ये हमने अपनी जो बैंकिंग वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था, मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। उसका मतलब क्या होता है कि आप जितना मनी डिपॉजिट कर रहे हो या जितना मनी बैंक के पास आ रहा है उसका वो बहुत ज्यादा टाइम्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेती है, राइट। मतलब कि उस एक छोटे से अमाउंट या प्रपोर्शन ऑफ मनी को वो बहुत ज्यादा टाइम्स जो है बढ़ा लेती है। वैसा ही होता है स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो ये बताता है कि एक कंज्यूमर की जो इनकम है बढ़ती है। मतलब कि सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बोलता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर भी मनी, तो आपकी जो इनकम है वो कुछ मेनी टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या बताया जाता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, वो कुछ नंबर ऑफ टाइम्स या किसी भी वे में वो जो है इंक्रीज होती है। Okay, so the concept of investment multiplier is an important contribution of Professor J.M. Keynes, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, वैसे भी इजी है, ये सारा इक्विलिब्रियम लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सब में ही तो यही आ रहा है, राइट। तो नेम तो याद आराम से रह ही जाएगा। Keynes believed that an initial increment in investment increases the फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स, ठीक है। कीन्स क्या बिलीव करते थे, कीन्स बिलीव करते थे कि जो इनिशियल इंक्रीमेंट आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट मैं करती हूँ 500 रुपीज का, लेकिन मैं कुछ इंक्रीमेंट कर रही हूँ, मैं इस 500 के ऊपर अब मैंने अब कितना करने लग गई, या 550 करने लग गई। दैट मीन्स अब मैं 50 रुपीज का जो है एडिशनल इंक्रीमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने लगी हूँ, ठीक है। तो ये जो 50 रुपीज है ना, इसकी वजह से मेरी जो इनकम है वो मेनी टाइम्स इंक्रीज हो सकती है, ऐसा बोलते हैं कीन्स, ठीक है। ये जो 50 रुपीज है ये मुझे बहुत सारा रिटर्न दे सकते हैं, जिसकी वजह से मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। सो मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंड इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम, ठीक है। ये जो मल्टीप्लायर ये कौन सा रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती है, ये वो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती है कि ये जो इनिशियल इंक्रीज है इन्वेस्टमेंट में, ये रिजल्ट इसका किसके साथ में रिलेशन, जो आपका इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम है उसमें, ठीक है। तो मतलब कि इनकम में इंक्रीज और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ये मल्टीप्लायर हमें शो करता है। मल्टीप्लायर को स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं विथ के, हमेशा याद रखना कि कौन से सिंबल से हम मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं, के से। So multiplier, that is K, is the ratio of increase in national income, that is change in Y, due to an increase in investment, that is चेंज इन आई, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि जो मल्टीप्लायर है वो क्या बता रहा है, मल्टीप्लायर हमें एक रेशियो बताता है कि जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हुई है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I हम लोग करते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, दैट इज K इक्वल टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये आगे हम जब प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे। ना हमारे पास में इसमें एक कंसेप्ट आता है मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी क्या होता है स्टूडेंट्स, एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि हम अपने 7th चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि जितनी एडिशनल इनकम है, ओके, एक पर्सन की जो भी एडिशनल इनकम है उसका कितना पार्ट या कितना प्रोपोर्शन एक जो कंज्यूमर है वो कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है,
दैट इज जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या शो करती है, वो शो करती है टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू कंज्यूम, ठीक है, या टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स कंजम्पशन, ठीक है, ये होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जब हम मार्जिनल की बात करें तो एडिशनल हो जाता है। मार्जिनल में मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि इकोनॉमिक्स में जब भी ये मार्जिनल टर्म आ जाए ये समझना है कि इसमें क्या लिख रहे हैं, हम एडिशनल लिख रहे हैं, ठीक है, कि हाँ एडिशनल कुछ हुआ है, तो किसी भी चीज में एडिशन हुआ है उसकी वजह से हम ये बता रहे हैं। तो एडिशन किस में होगा, इनकम में एडिशन हुआ है तो उस एडिशनल इनकम का कितना पार्ट हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं ये हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच का क्या रिलेशनशिप है वो समझते हैं। देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइज वर्सा, ओके। देखो स्टूडेंट्स, अब हायर द एमपीसी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि हमारी जो इनकम है वो 100% से इंक्रीज हुई है, ठीक है। मैं बोल रही हूं कि हमारा जो एमपीसी निकला है वो निकला है 0.8, ठीक। इस 0.8 का मतलब क्या हुआ ये समझ जाए हम सबसे पहले। तो 0.8 का मतलब ये हुआ कि जो आपकी इंक्रीज इन इनकम है, ठीक है, इंक्रीज इन इनकम आपकी 1 हो गई, जो आपकी इंक्रीज इन इनकम है उसका हम कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ओके, उसका हम कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि 100 करोड़ से मेरी क्या हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है और मैं 80 करोड़ का कंजम्पशन कर रही हूँ, तो मेरा एमपीसी कितना बन जाएगा, मेरा एमपीसी बन जाएगा 0.8। ये मुझे शो कर रहा है कि जो मेरी इंक्रीज इनकम है उसका 80% जो है मैं कंज्यूम कर रही हूँ, सिर्फ 20% है जो कि मैं सेव कर रही हूँ। और इस कंजम्पशन में स्टूडेंट्स कंजम्पशन ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो आता ही है, लेकिन ये जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी आती है, ठीक है। तो ये जो है ये हमें ये शो कर रहा है कि ये जो आपकी इंक्रीज इनकम है जो 0.8 है वो क्या बता रहा है कि जो आपकी इंक्रीज इनकम है, जैसे कि हम 1 मानते हैं, ठीक है, कि 1 जो है वो आपकी टोटल इंक्रीज हो गई इनकम की, तो उसमें से 0.8 जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कि 80% जो है वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं कंज्यूम। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि जब आप इतना कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं 80% का कंज्यूम कर रही हूँ, 20% मैंने सेव कर लिया, ठीक है, 20% को रखो अलग, बचा क्या, ये 80%, इसका मैंने कंजम्पशन किया है। ये मेरा क्या था, ये मेरा था एक्सपेंडिचर, मैंने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, मैंने खरीदे स्टूडेंट्स, तो वो किसी और पर्सन की क्या बन गई, इनकम बन गई। फिर ये पर्सन एक्सपेंसेस इनकर करेगा, वो फिर नेक्स्ट पर्सन की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पर वही केस हो गया कि आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे, मतलब कि आपका जितना ज्यादा एमपीसी रहेगा उतना ही ज्यादा जो इनकम है वो इंक्रीज हो सकती है, या हम बोले मल्टीप्लायर की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। बिकॉज वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, इस पर्टिकुलर अजम्पशन पे या इस पर्टिकुलर फैक्ट पर जो है ये मल्टीप्लायर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा एमपीसी मतलब कि जितना ज्यादा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू आने वाली है। यही अगर मैं बोल दूं कि कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ 2 है, 0.2 है, मतलब कि सिर्फ 20% का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, बाकी का मनी सेव कर लिया। अब जो वो बाकी का मनी है स्टूडेंट्स, वो सेव करके आप चाहे 1 साल रखो, 10 साल रखो, 100 ईयर्स रखो, वो उतना ही रहने वाला है अगर आप उसमें और एडिशन नहीं करोगे तो, राइट। लेकिन अगर वो वापस मार्केट में जाएगा मनी, फिर वापस वो जो है वहां रिवॉल्व करेगा, कोई ना कोई उसे फिर जो है उसमें से और इनकम क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो मतलब कि सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा एमपीसी रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू रहेगी। अगर मैंने 100 रुपीज सेव करके रखे, वो जो हमारी पिगी बैंक होती है, राइट, उसमें मैंने 100 रुपीज डाल दिए हैं, वो 100 रुपीज अगर मैं 10 साल तक भी रख के रखूंगी तो क्या वो 1000 बन जाएंगे, नहीं, वो 100 ही बनेंगे। और तो और महंगाई बढ़ जाएगी तो अब उसकी 100 रुपीज की वैल्यू कम हो
जाएगी, राइट। ये सिंपल सी चीज होती है ना। तो मतलब कि जब हम सेव करते हैं तो वो मनी वापस सर्कुलेट होता नहीं और उसमें जो है इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो मनी जो है वो वापस मार्केट में आता है, इकोनॉमी में आता है, वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है, इकोनॉमी में घूमता है और अल्टीमेटली ये सारे घूमने घूमने में उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। किसी ने किसी चीज को परचेज किया, फिर किसी ने और किसी चीज को परचेज किया, किसी ने कोई एसेट खरीद लिया, फिर उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इस वे में जो है क्या हो रहा है, जो आपका इनकम है, मतलब कि जो मल्टीप्लायर की हम वैल्यू बोल सकते हैं वो ज्यादा रहती है, ठीक है। तो एमपीसी और मल्टीप्लायर का कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर the concept of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income. ये चीज तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। When investment is increased, it also increases the income of the people. जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से लोगों की जो इनकम है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल सी चीज है। अगर आप उसे सेव कर कर रखोगे तो इनकम नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट करोगे किसी भी मनी को तो इनकम जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। So in case of higher MPC, people will spend a larger proportion of their increased income on consumption. In such case, value of multiplier will be more. In case of low MPC, people will spend lesser proportion of their increased income on consumption. In such case, value of multiplier will be comparatively less. ठीक है। तो ये जो हायर एमपीसी और लोअर एमपीसी, इसकी जो पूरी कंसेप्ट है वो तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है कि हायर एमपीसी में जो कंजम्पशन है वो ज्यादा किया जाएगा तो अल्टीमेटली जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। और लो एमपीसी में क्या होगा, लो एमपीसी में जो आपकी प्रपोर्शन ऑफ इनकम है, मतलब कि जो आपने प्रपोर्शन ऑफ इनकम फॉर कंजम्पशन यूज किया वो कैसा है, लेस है। तो इसकी वजह से जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो उतनी नहीं इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ही जो फॉर्मूला है वो हम लोग समझ लें। सो वी नो एट इक्विलिब्रियम इनकम इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन, ये सी दिस वन, ये सी ऐसे लिखेंगे हम, एंड इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल पर हमें पता है कि जो हमारी इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के। कैसे होती है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम एएस इज इक्वल्स टू एडी है। एएस जो है वो वाई के इक्वल होता है, राइट, और एडी किसके इक्वल है, सी प्लस आई के। तो वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। सिमिलरली चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई। हम ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने जो है तीनों ही जगह पर चेंज लगाया है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल किसी वैल्यू में चेंज लगाकर आगे के वैसे नहीं रख सकती हूँ। अगर मैंने तीनों में ही एक कोई पर्टिकुलर चीज की है तो वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय चेंज इन वाई वी गेट, जब हम इन दोनों को ही डिवाइड कर रहे हैं किससे, चेंज इन वाई से, तो हमें क्या मिल रहा है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ये क्या आएगा, प्लस आएगा, चेंज इन आई डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना पूरा जो 7th चैप्टर है ना वो वहां वापस रिकॉल होने वाला है। चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई तो हमें समझ में आ गया, ये क्या होगा, 1 होगा। चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई क्या होता है, दिस इज एमपीसी। तो 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस इस चीज का अभी हम लोग फॉर्मूला देखकर आए, हम लोगों ने अभी पढ़ा था स्टूडेंट्स, के किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई के, राइट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर हमें उसका रिवर्स या हम बोले रेसिप्रोकेट दिख रहा है ना। तो इसके लिए हम के को भी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो ये क्या हुआ, एमपीसी प्लस 1 डिवाइडेड बाय के। ऑल राइट, इतनी चीज हो गई हमें क्लियर कि कैसे हमने इसे किया है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बस इस चीज को सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एकदम सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स। इस चीज को मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी रहेगी। ये है हमारा 1 इज इक्वल्स टू एमपीसी प्लस 1 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। अब इसमें जो है हमें के की वैल्यू निकालनी है। ये जो एमपीसी है इसे मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं तो ये क्या हो गया,
1 माइनस MPC, यहाँ पर प्लस में था तो इधर किस में आ गया, माइनस में आ गया। 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय K, ये चीज है। अब मुझे K को न्यूमरेटर में लाना है ना, तो मैं क्या करूंगी, इसे रेसिप्रोकेट करूंगी। अगर मैं इसे रेसिप्रोकेट कर रही हूं तो मुझे ये वाले नंबर को भी या ये वाली वैल्यूज को भी क्या कर देना है, रेसिप्रोकेट कर देना है। कैसे कर देंगे हम, अब हम कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू K, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी K की वैल्यू MPC के टर्म्स में, कि अगर MPC गिवन हो तो आप K को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। एक K की वैल्यू तो हम लोगों ने ये सीखी थी जिसमें कि क्या था, चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I हम करते थे। एक और हम लोगों ने देख लिया कि K किसके इक्वल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC के। अब फिर से 7 चैप्टर के कंसेप्ट रिकॉल कर ले हम लोग। 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS, राइट। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय MPS इज इक्वल टू K, ठीक है। तो एक ये और एक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 3 फॉर्मूलेज हो गए हमारे K के, दैट इज मल्टीप्लायर के। नाउ स्टूडेंट्स देखो, हम लोगों ने देखा कि जो MPC है और जो K है वो डायरेक्टली जो है रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम MPS की बात कर रहे हैं तो बस इसी चीज को देखो कि MPS अगर ज्यादा है तो K क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज को देखकर ही समझ में आ गया ना कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ना, बिकॉज ये डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाय MPS है और उधर K है। अगर ये MPS बढ़ेगा तो K की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि MPS और K जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं और MPC और K क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर केस है, हम आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। MPC, MPS और जो एक और फॉर्मूला हम लोगों ने K का देखा था वो सभी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम लोगों ने क्या 3 फॉर्मूलेज देख लिए, या फिर हम इसको ऐसे मतलब कि वही चीज को यहाँ पर लिखा है, और K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC और K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MPS, ठीक है। तो आई थिंक कि ये चीज, ये जो पूरा हमारा मल्टी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब जो मल्टीप्लायर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी व्हेन वैल्यू ऑफ MPC इज 1। देखो जब वैल्यू ऑफ MPC 1 है, दैट इज हमारी जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। MPC को हम बोल रहे हैं कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 0। अब जब मैं 1 को 0 से डिवाइड करूंगी तो वो ऐसे तो फिर 0 0 ऐसे हम करें तो ठीक है, लेकिन जब हम 1 डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है इनफाइनाइट, राइट। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब MPC उसके मैक्सिमम पर है, ठीक है, यही हम बोलते हैं कि MPC और मल्टीप्लायर क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जब MPC उसके मैक्सिमम पर है, MPC का मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, तो जब MPC उसके मैक्सिमम पर है तो फिर मल्टीप्लायर भी उसके मैक्सिमम पर होगा। दैट इज कितना हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। कि हम नहीं बोल सकते कि कितना ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। MPC equal to 1 indicates that the economy decides to consume the whole of its additional income, ठीक है। MPC equal to 1 यही समझ में आता है कि जो पूरी इकोनॉमी वो क्या कर रही है, वो पूरी अपनी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर रही है। Here not even a bit of the additional income is saved, okay. It leads to the continuous increase in the consumption expenditure and value of multiplier will be infinite। अब यहाँ पर जो है कोई भी जो एडिशनल इनकम है उसे सेव नहीं किया जा रहा है, इससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जा रहा है, तो ये चीज शो कर रहा है कि आपकी जो ये इकोनॉमी है उसमें कंजम्पशन ही कंजम्पशन हो रहा है, मतलब कि एक पर्सन की एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम, ये चीज होती जा रही है। तो जो इनकम है वो इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है।
फिर आते हैं नेक्स्ट पर, मतलब कि पहले इसी चीज को समझ लेते हैं जो मैंने आपको न्यूमेरिकली समझा उसे हम यहाँ पर भी देख लें कि k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी है। व्हेन एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 देन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0 जो कि कितना हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो देख लें। तो देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी होती है 0, राइट। अब इसे भी मैं फॉर्मूले में लिख दूं, क्या है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। ठीक है, दोनों को अगर मैं इन दोनों को माइनस भी कर दूं 1 में से 0 तो वो तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 जो कि क्या हो गया अल्टीमेटली 1। मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1 होगी। ठीक है, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0। एमपीसी इक्वल टू 0 indicates that the economy decides to save the whole of its additional income and nothing is spent as consumption expenditure। ठीक है, तो जो MPC है वो 0 इंडिकेट करेगा कि जो पूरी इकोनॉमी है उसने क्या सोच लिया कि अपनी इनकम को पूरा सेव कर ले और कुछ भी जो एडिशनल इनकम है उसे पूरा सेव कर लिया जाए और कुछ भी हम जो है कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन इनकम, तो इसकी वजह से कोई भी फर्दर इंक्रीज भी नहीं होगा इनकम में, राइट। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन इनकम दैट इज चेंज इन वाई विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि जो टोटल इंक्रीज इन इनकम है वो किसके इक्वल हो गया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जो एडिशनल इनकम है वो तो पूरी की पूरी क्या कर दी गई, सेव कर दी गई। तो ये दोनों ही आपके क्या शो कर रहा है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। जब हम बोल रहे हैं कि k इक्वल टू 1 हो गया है तो एक k का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i, राइट। ये होता है अगर इस साइड पे 1 है तो मैं इस चेंज इन i को इधर ले जाऊं, राइट। तो ये क्या हो गया, चेंज इन i इज इक्वल्स टू चेंज इन y, इस वे में हो जाएगा, राइट। सो हियर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो कितनी होगी, इनफाइनाइट, और जो मिनिमम वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो क्या होगी, 1। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मल्टीप्लायर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। ये जो इस चैप्टर में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, इक्विलिब्रियम लेवल, जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पर इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन किया, आई थिंक कि वो सारी ही चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है उसी को यहाँ पर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया गया। देखो हमने क्या बोला है कि व्हेन एमपीसी इक्वल टू 0 हम बोल रहे हैं, देन 1k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 जो कि क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1, दिस वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई थिंक कि ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। इस चैप्टर में जो सब कुछ पढ़ा, बहुत ही इजी सा चैप्टर था, ये जो सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है सब कुछ ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, नाउ एक जो छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोगों को गूगल ओपन करना है और आप लोगों को उस पर सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन होने के बाद में स्टूडेंट्स से स्क्रॉल कीजिएगा, आप लोगों को दिखेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। ठीक है, ये जो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज है इसके अंदर आप लोगों को क्लास 12th से लेकर क्लास 1st, किंडरगार्टन, एक्स्ट्रा लर्निंग, 1 शॉट रिवीजन, टर्म 1 एग्जाम, ऐसे कुछ जो है सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। आप लोगों को जो पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है जिससे कि उसकी जो सारी प्लेलिस्ट है वो आप लोगों को दिख जाएंगी। ठीक है, उसमें जितने वीडियोस हैं आप लोग एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्लास 12th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम क्लास 12th पर क्लिक कर देंगे तो उसके अंदर की जो प्लेलिस्ट है ना वो सारी आपको विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर तो कुछ सिर्फ 8 प्लेलिस्ट आपको विजिबल है स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप आपकी वेबसाइट देखोगे, आप जब उसे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के, सारी ही स्ट्रीम्स की जो प्लेलिस्ट है वो वहां पर दिखेगी। अब आप लोगों को जो है फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है कि आपको कौन सी प्लेलिस्ट चाहिए। सीधा क्या देख लो, ये टीचर का फेस देख लीजिए, आप लोगों को पता ही है कि आपकी कौन सी टीचर आपको क्या पढ़ा रहे हैं। बस आप टीचर की फोटो देख लीजिए और फिर देख लीजिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, और बहुत ही क्लियरली एकदम बिग लेटर्स में लिखा है क्लास 12th इकोनॉमिक्स, तो इस चीज से भी क्लियर हो जाता है हमें, है ना। तो इस
इस वे से आप लोगों को प्लेलिस्ट इजीली मिल जाती है। नाउ एक और चीज जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है और वो भी अब नहीं होगा, वो ये है कि हम लोगों ने 2 बुक्स है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी भी कवर की है और संदीप गर्ग भी कवर की है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है ना कि कौन सा वीडियो कहाँ मिलेगा, तो उसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों के पास में इकोनॉमिक्स की टोटल 4 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको 2 ही विजिबल है, 2 और दिखेंगी जब आप इसे थोड़ा सा ऊपर करके देखोगे, ठीक है, तो आपको वो 2 और भी दिख जाएंगी। तो टोटल आपको 4 प्लेलिस्ट मिलेगी, 2 मिलेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की और 2 मिलेगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। ये जो 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उसमें एक एनसीईआरटी है, एक है संदीप गर्ग, एंड सेम गोज टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक है एनसीईआरटी, एक है संदीप गर्ग, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों को कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ जैसे कि ये लिखा है क्लास 12th इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा है बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, ठीक है, तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है। इधर लिखा है बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट संदीप गर्ग, इसी की जगह पे ये एनसीईआरटी होता तो वो लिखा होता बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, और कंफ्यूज होना भी नहीं, एकदम क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मान लो कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे? हमने यहाँ से देख लिया कि ठीक है मैक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग इसमें मिलेगा, इस वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, इसके अंदर आपके जो सारे ही चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के भी जो सारे ही टॉपिक्स है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो चैप्टर 1 2 3 4 और नीचे आपको और सारे भी मिल जाएंगे, ठीक है। हम मान लो कि हमारा जो चैप्टर 1 है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका हमें 1 शॉट रिवीजन देखना है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे? इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने से इसके अंदर के ये जो अवेलेबल 4 लेक्चर्स है ना, ये आपको विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में वो 4 लेक्चर्स में से आपको जो पढ़ना है आप उस पर क्लिक कर दो। जैसे कि जो फुल चैप्टर रिवीजन है, आपको दिख गया फुल चैप्टर रिवीजन, वहां पर वॉच नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है ना वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना। इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना हो, कोई दूसरी चीज देखनी है, कोई दूसरा वीडियो देखना है, तो यहाँ से जो है कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से स्टूडेंट्स जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ऑल्सो स्टूडेंट्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।